अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान साहब के वकील बाहर आके कुछ ऐसी बातें खान साहब से मंसूब करते हैं जो उन्होंने नहीं कही होती? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। ताहियात नाअहली का जो केस है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। कल वो पेशरफ्त क्या है वो भी आपको बताऊंगा। और खान साहब की जो लीगल टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के व्लॉग में शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो उमर डार साहब की बाजियाबी के हवाले से पटिशन है जो उनकी वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई। और उनके जो वकील हैं वो बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं। इसकी हेयरिंग भी हुई और हेयरिंग में लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है आईजी पंजाब को कि उमर डार साहब को आज ही रिकवर किया जाए। क्या उनको आज रिकवर किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त तक तो वो रिकवर नहीं हो सके, लेकिन बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने ये ट्वीट की हुई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि आईजी पंजाब साहब को ये हदायत दी गई है हाई कोर्ट की जानिब से कि आज उमर डार साहब को रिकवर किया जाए। अच्छा, अब आपको पता है कि उमर डार साहब की जो वालदा है, उस्मान डार साहब की वालदा और उमर डार साहब की वालदा, वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है, मीडिया से उन्होंने आज बात भी की। उन्होंने कहा कि मेरे सारे बच्चे भी अगवा कर लो तो तब भी मरते दम तक खान के साथ डट के खड़ी रहूंगी। ना सिर्फ उन्होंने वहां पे बात की बल्कि वहां पे जो उमर डार साहब की साहिबजादी हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की। मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया। ये सुनो न्यूज भी आप देख सकते हैं, इसको रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बाबा से बयान दिलवा कर अगर कोई और पार्टी उन्होंने ज्वाइन करवा ली, हमारे घर की सब ख्वातीन तब भी जो है वो खड़ी रहेंगी इमरान खान साहब के नजरिए के साथ। अच्छा, उन्होंने काफी तफसीली गुफ्तगू की मीडिया से। एक तो उन्होंने बड़े आर्टिकुलेट अंदाज में गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की इस मौके पे जब उनके वालिद लापता है, नौजवान ये बच्ची है। बड़े कॉन्फिडेंस से इसने बात की और बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं ना, ऐसी बात की कि जिसको सुन के आप सेंस बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद का कोई कसूर है तो उनको अदालत में पेश किया जाए, उनको भी अपने दिफा का मौका दिया जाए। लेकिन अगर मेरे चाचा उस्मान डार की तरह मेरे बाबा को भी अगर आप पार्टी छुड़वा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे खानदान की सारी औरतें जो हैं वो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हैं और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने पुलिस के ऊपर भी तनकीद वगैरह की। ये सामने आप देख सकते हैं, सुनो न्यूज ने जो इसको रिपोर्ट कर रहा है। हमारे घर की सब ख्वातीन इमरान खान के साथ खड़ी हैं। उमर डार की बेटी ने पंजाब पुलिस पर बरस पड़ी, जिस तरह ये सुनो न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा जी, उमर डार के अलावा जमशेद दस्ती साहब की आज एक वीडियो सामने आई है, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। साल का पहला दिन है 2024 का और उस दिन जो ये वीडियो आई है उसके ऊपर हर कोई मुजम्मत भी कर रहा है, परेशान भी है। जिस किस्म के उन्होंने इल्जामात लगाए कि उनके खानदान वालों के साथ, उनकी अहलिया के साथ बुरा सलूक किया गया और वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं उस वीडियो के अंदर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो अपील कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि इस पे सुमोटो लिया जाए, उनको इंसाफ दिलवाया जाए। उनके साथ ज्यादती हुई है, उनकी बीवी के साथ नारवा सलूक किया है, वहां पे पुलिस वालों ने छापा मारा और ये सब कुछ किया। अब देखते हैं अगर इसकी कोई इंक्वायरी होगी, ये जो इल्जामात वो लगा रहे हैं तो ये साबित होते हैं या कोई चीज सामने आती है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब कोई इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाएगी या इसके ऊपर मौजूद अदालत कुछ डायरेक्ट करेगी कि इसकी इंक्वायरी वगैरह की जाए। लेकिन जो जमशेद दस्ती साहब ने इल्जामात लगाए हैं वो इंतहाई परेशान कुन है, वो इंतहाई संगीन है, शर्मनाक किस्म के इल्जामात हैं। अच्छा जी, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब है उन्होंने पूछा कि वकील अमजद परवेज को क्यों उठाया। वकील जो अमजद परवेज साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी वकील हैं एक मुकदमे में, और वो मोनस इलाही साहब के और कैसरा इलाही साहिबा के भी जो है वकील हैं। उनके वो कागजात जमा करवाने गए थे और आपने वो सारा एपिसोड देखा, वो वीडियो देखी। मोनस इलाही साहब ने भी उसको शेयर किया हुआ था, काफी सोशल मीडिया के ऊपर वो वायरल हुई, तो उनको भी वहां पे पुलिस ने पकड़ा। तो ये जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने ये क्वेश्चन किया। उसके ऊपर जो बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब हैं उन्होंने कहा कि जब वो नवाज शरीफ के कागजात जमा कराने गए थे वकील अमजद परवेज साहब, उन्हें चाय पेश की गई। जब मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात जमा कराने गए तो उन्हें उठा लिया गया। तो इसके ऊपर जस्टिस नजफी साहब ने कहा यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहलाता है। और फिर सारे जो है अदालत के अंदर मुस्कुराना शुरू हो गए और कह के भी अदालत में लगे। इसको सहाफी खुरम इकबाल साहब भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी ने इसको अपने अकाउंट से रीट्वीट भी किया हुआ है। तो ये आज वहां पे मुकालमा हुआ अदालत के अंदर। बाकी बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो भी आपके सामने है। मोनस इलाही साहब के भी
कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। उन्होंने कहा कि बार बार वकील भेजने का कोई फायदा नहीं है। मोनिस इलाही साहब ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे, इसलिए कि वकील जाता है तो उधर जाते हैं तो वो उठा लेते हैं या बैठा लेते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं। और मोनिस इलाही साहब ने कहा कि हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी कोई पता नहीं मंडी बौद्दीन या किधर कोई 10-10 मरले जमीन निकल आई है सबकी। तो उन्होंने कहा अगर निकालनी थी तो डीएचए में निकालते, कम से कम उसकी कोई वैल्यू तो होती। पर एनीवे उन्होंने ये वीडियो पैगाम एक जारी किया हुआ था और अब वो जो अपनी लीगल उनकी जो जंग है वो लेके जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे और उसके अलावा फिर अदालत से भी उनकी लीगल टीम रुजू करेगी जो कागजात नामजदगी का मामला है उस पर। बहुत सारे दीगर भी लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उसमें आपको पता है उनकी सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और उसके साथ साथ अब खबर आ रही है कि मुराद सईद, हमाद अजहर, जरताज गुल समेत 21 मुल्जमान की जायदाद जब्ती का हुक्म जो है वो भी सामने आ गया है। ये इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो चुके हैं और अब जो है इनके इश्तिहारी होने की वजह से इनके हवाले से ये हुक्म भी आया। लेकिन ये मामला भी अदालतों में ही जाएगा, ट्रिब्यूनल्स में ही जाएगा और वहीं पे फैसला होगा। अच्छा जी, सनम जावेद साहिबा को आज अदालत में पेश किया गया। कैदियों वाली वैन से भी उन्होंने मीडिया से बात की, सोशल मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि मैं जनाब इलेक्शन लड़ूंगी, जहां जहां मरीम नवाज इलेक्शन लड़ेगी मैं वहां वहां इलेक्शन लड़ूंगी, मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से, आए मैदान में मुकाबला करें, मुझे भी बाहर आने दें, आप लोग तो बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़े लीडरान है, लेकिन जिधर जिधर आप खड़े होंगे मैं आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुकाबले से भाग रहे हैं। जब उनको पेश किया गया अदालत में, जब वो आई तो इतने अरसे से आपको पता है वो कैद हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल हशाश बशाश नजर आ रही थी। उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया। तो बुनियादी तौर पे वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि मरीम नवाज के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़े। आप देखें उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती। जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो इसका जिक्र जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने भी किया, उसकी कंप्लेन जो है वो करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुकदमा लगा हुआ है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब उसकी समाअत होगी 3 जनवरी को। जी हाँ जी, 3 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो मुकदमात सही तरीके से नहीं लड़े। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया था वो पिटीशन लेके आए थे, उस दिन भी आखिर में मिसाल यूसुफ जई साहिबा सामने आई और फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको झाड़ दिया कि भाई अभी तो हम फैसला लिखवा रहे हैं, आप पहले किधर थी उनकी टीम वो किसी को नहीं पता। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। और अब जो है आज शोएब शाहीन साहब गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में और वो काजी फाइज ईसा साहब गालिबन वक्फे के बाद उनको सुनना चाहते थे, लेकिन वो मामला वही पटिशन का था कि जनाब पटिशन आप लोग हमारी सुन लें। तो वो पटिशन लग गई है, तो शोएब शाहीन साहब इसीलिए गए थे। उनके हवाले से कुछ लोगों ने कहा कि जी वो बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, यूट्यूबर से बात कर रहे थे और तनकीद वगैरह भी की गई, लेकिन वो जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया है। वो काम अब जो समाअत होनी है वो 3 जनवरी को होगी और वहां पे अपना मौकिफ रखा जाएगा। अच्छा, बाकी इनके ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि क्या इन्होंने कोई डेटा कंपाइल किया है, कितनी शिकायतें की हैं, वीडियोस वगैरह इकट्ठी की हैं, डीसी और आरओज के हवाले से जो इनको शिकायत हैं उस हवाले से कोई डेटा बनाया है, वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया जा रहा। आज मेरी इंतजार पंजोथा साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम सारा डेटा कंपाइल कर रहे हैं। इसमें 107 के करीब जो शिकायतें हैं जो सिर्फ हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखी हैं, लिख के दी हैं, उसके अलावा और भी मजीद शिकायतें हैं। ये सारा डेटा जो है आरओज के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ बताते रहे वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और जो ये कहा जा रहा है कि जी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं कर रहे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा था इंतजामिया को और वो खत में कहा गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए और कुछ शिकायतें, उन्होंने कहा कि वो मेरी दरखास्त के ऊपर, इंतजार पंजोथा साहब की दरखास्त के ऊपर ही लिखा गया था। तो ये कहना गलत होगा कि जनाब हम इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायतें नहीं दे रहे, लेकिन जो भी डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे। अच्छा जी, अब क्या जो खान साहब को वकला मिलने जाते हैं वो बाहर आके कोई ऐसी बात करते हैं जो खान साहब ने नहीं कही होती, उनसे मंसूब की जाती है? ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आज मैंने इंतजार पंजोथा साहब से पूछा। मैंने उनसे कहा कि जनाब आप लोग जो मिलने जाते हैं, बाहर आके आप जो बातें करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा वो कहा, तो आपकी नजर में कोई ऐसी बात है जो खान साहब ने ना कही हो और बाहर आके किसी वकील ने कह दी हो?
تو انہوں نے کہا کہ 2 موقعوں پہ تقریباً ایسی ایک بات ہوئی ہے جو خان صاحب نے اندر کچھ اور کہا تھا، باہر آ کے کسی وکیل نے کچھ اور کہہ دیا، اور ایک موقع کے اوپر میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا جب یہ بات غلط بیانی کی گئی جو خان صاحب سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو خان صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جو بوزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے، ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے، لیکن فار سم ریزن ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے نہیں مانا، بلکہ کئی مہینے تک انہوں نے کی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں پھر انہوں نے کورٹ کے اندر غالباً ریزرویشن کا اظہار کیا۔ تو جو باہر آ کے وکیل بات کرتے ہیں، ایک خان صاحب کے امپورٹنٹ ساتھی امپورٹنٹ وکیل نے کہا کہ 2 دفعہ ایسی باتیں ہوئی ہیں جو بظاہر خان صاحب نے نہیں کہی اور ان سے وہ باتیں منسوب کی گئی۔ اچھا، اب جو تاحیات نااہلی والا مسئلہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے حوالے سے کل سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے بینچ بھی بنا دیا ہے، اور وہ بینچ سماعت کرے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس مقدمے کا اگر فیصلہ آئے گا تو نواز شریف صاحب کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اگر فیصلہ اس قسم کا ہو کہ تاحیات نااہلی ختم کر دی جائے، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں تاحیات نااہلی ختم کر کے 5 سال کا جو وقت ہے وہ مقرر کر دیا گیا، اور میاں صاحب کے 5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو ویسے ہی جناب ان کے کاغذات نامزدگی پہلے ہی منظور کر لی ہیں، اس کے خلاف بھی اب کچھ لوگ اعتراض دائر کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے۔ بڑی خبر یہاں پہ یہ ہے کہ کل جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف فریق بننے کے لیے درخواست دائر کرے گی، اور وہ اس میں دلائل دیں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ سادی قانون سازی کے ذریعے اس طریقے سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یا تو آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ قانون تبدیل کرتے، پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کسی قانون کو بناتی، سادہ اکثریت کے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے خلاف وہ وہاں پہ آرگیو بھی کریں گے اور وہ فریق بننے کے لیے درخواست دیں گے۔ آج تک کی یہ خبر ہے، انتظار پنجوتا صاحب نے یہ مجھے بتایا، انٹرویو میں مجھے یہ بتایا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستان تحریک انصاف اس کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے۔ پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں ان سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کے کاغذات کے اوپر اعتراضات نہیں کرنا چاہتے، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی آئیں، وہ بھی الیکشن لڑیں، ہم بھی الیکشن لڑیں اور میدان میں فیصلہ ہو جائے۔ ویسے تو اب نیب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو لوگ سزا یافتہ ہیں وہ 10 سال تک جو ہے وہ الیکشن نہ لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شک کو بحال کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں وہ شک بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور عمران خان صاحب کی جو پہلے 5 سال کا کہا جا رہا ہے تو اب وہ 10 سالوں کی ہو جائے گی، اور مطلب نیب بھی آ گیا میدان میں اگر ان کو نیب کے اس کیس کے اندر کوئی سزا ہو جاتی ہے۔ اینی وے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے کسی بھی لیگی لیڈرشپ کے کسی کے بھی ہم نے کاغذات نامزدگی چیلنج نہیں کرنے، ہم یہ آئے میدان میں اور ہمارے ساتھ الیکشن لڑے، لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے اور ہر بڑے لیڈر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، اس کی شاید ہی کوئی نظیر ملتی ہو کہ آپ کی وفاقی کابینہ میں جتنے بھی لوگ تھے آلموسٹ سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، جماعت کے جتنے بڑے بڑے نام تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، سابق وزراء اعلیٰ کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، وزیر دفاع کے جو ہے کاغذات نامزدگی تو وہ تو نہیں مسترد ہوں گے اس لیے کہ وہ تو پرویز خٹک صاحب ہیں، لیکن وزیر خارجہ کے اور دیگر لوگوں کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے۔ راجہ ریاض صاحب بھی اسی پارٹی کا حصہ تھے، غالباً ان کے مسترد نہیں ہوئے، پر اینی وے تو وہ اب جس طریقے سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اب وہ بھی ان کو چیلنج کریں گے، اور یہ جو تاحیات نااہلی والا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے، ان کے وکلاء نے یہ کہا ہے، اور مجھے یہ خبر دی ہے کہ جناب کل جو ہے ہم اس میں فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے اور بھرپور طریقے سے اس کے اوپر آرگیو کریں گے کہ جناب یہ جو تاحیات نااہلی ہے نواز شریف صاحب کی وہ ابھی بھی برقرار ہے اور تاحیات برقرار رہے گی انلیس کہ 2/3 اکثریت سے اس قانون میں کوئی ترمیم کی جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔